बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए। बेसिकली इस वीडियो में हम आपकी सेकंड बुक के चैप्टर नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का नाम है भारत में दल और दलीय व्यवस्था। तो इस पूरे ही चैप्टर को एक ही बार में बहुत अच्छी तरीके से हम यहाँ पे समझने वाले हैं, यानी कि आपको एक चैप्टर के लिए 2 3 4 5 पार्ट देखने की जरूरत नहीं है। एक ही बार में आपको पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा भी दूंगा। ठीक है, यानी कि वन चैप्टर वन शॉर्ट वीडियो। तो शुरुआत करें बिना देरी करते हुए, चलिए। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप समझ लीजिए कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या। बेसिकली इसका 50% जो हिस्सा है वो 1967 के चुनाव से पहले क्या बदलाव होते हैं, ठीक है, और क्या परिणाम निकलते हैं, और 1971 के चुनावी परिणाम और गठबंधन और उसके बाद कांग्रेस प्रणाली की स्थापना इस पे स्थापित है। बाकी आधे चैप्टर में हम बात करेंगे कि राजनीतिक लेवल पर नेहरू जी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी बनते हैं शास्त्री जी, इनके दौरान क्या चुनौतियां फेस करते हैं हम, और शास्त्री जी की जब मृत्यु होती है उसके बाद इंदिरा गांधी जी आती हैं, ठीक है। देन इंदिरा गांधी जी जब कांग्रेस में शामिल होती हैं, ठीक है, वो उनको चुना जाता है प्रधानमंत्री के रूप में, तब उनके लिए चुनौती होती है एक सिंडिकेट की चुनौती, जिसकी वजह से कांग्रेस का विभाजन भी हो जाता है। और कांग्रेस के विभाजन में 1969 के जो राष्ट्रपति चुनाव होते हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और फिर 1967 से पहले, चुनाव से पहले जो चौथे आम चुनाव थे, इससे पहले भारत में बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए थे, इसके क्या परिणाम निकले थे, इनके परिणामों को भूकंप की संज्ञा क्यों दी जाती है, ठीक है। और साथ ही 1971 के चुनावी परिणाम क्या निकले थे, इसके इससे पहले क्या कार्य हुए थे, गठबंधन कैसा था, आया राम गया राम जुमला, बहुत सारी चीजें हैं। तो हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे आप समझेंगे। अब कई बच्चे कहेंगे सर आपने एक पॉइंट तो लिया ही नहीं, कौन सा? सर जी 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है, ये सजी पॉइंट नहीं लिया आपने। तो देखो पॉइंट सिंपल सा इसके अंदर में आएगा, नेहरू जी की मृत्यु, शास्त्री जी की मृत्यु, इंदिरा गांधी जी, भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चाइना युद्ध, ये सारी चीजें आपको इसमें भरनी है, ठीक है। वो मैं आपको जब क्वेश्चन आंसर कराऊंगा इंपॉर्टेंट वाले, तब आपको समझा दूंगा। एक एक बेसिक से कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। हम सभी को पता है भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था है। अब कई बच्चों को ये पता नहीं होगा कि बहुदलीय व्यवस्था क्या होती है। देखो, बहुदलीय दैट मीन्स बहु प्लस दलीय, यानी कि जहाँ पे एक से अधिक दल हो। जैसे भारत में बहुत सारे दल हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी पार्टियां हैं, 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, यानी कि कांग्रेस, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाजवाद पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है मार्क्सवादी विचारधारा वाली, ठीक, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, और नेशनल पीपल्स पार्टी है। ये कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो कि नेशनल लेवल पर, मतलब कि राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है। तो जब भारत आजाद होता है तो उसके पश्चात 4 से 5 साल के बाद में प्रथम आम चुनाव होते हैं 1952 में, और द्वितीय होते हैं 57 में। बेसिकली इन दोनों के बारे में आपका जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें आपको पढ़ाया गया था, ठीक है, यानी कि उसमें पढ़ना था बेसिक। अब तकरीबन 1952 के बाद में और 1967 तक तकरीबन कई ऐसे जो आम चुनाव हुए, इसमें ज्यादातर कांग्रेस ही जीती थी। तो लगातार कांग्रेस के जीतने की वजह से कांग्रेस पार्टी के इस वर्चस्व को कांग्रेस प्रणाली के नाम से जाना गया। तो कांग्रेस प्रणाली क्या है समझ गए, कि लगातार जीतती रही थी, बस ये कांग्रेस प्रणाली है, सिंपल सा है, ठीक है, जिसे कोई हरा ही नहीं पाया था, इसी को कहते हैं। अब जो हमारे चैप्टर का मेन कंटेंट है वो यहां से स्टार्ट, नेहरू के बाद शास्त्री उत्तराधिकारी। तो देखो एक कहानी की तरह आपको सारी चीजें समझाता चलूंगा, आप स्क्रीन पे देखते चलना और मुझे सुनते चलना, सारी चीजें आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखो हुआ कुछ यूं कि 1964 में किन्हीं किन्हीं कारणों की वजह से नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है, और नेहरू जी की मृत्यु के पश्चात उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी अर्थात अब उनके बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसको लेके पार्टी में, कांग्रेस में, सत्ता में, संसद में एक बहस छिड़ जाती है गर्मा गर्म। अब जब ये बहस छिड़ती है तो पार्टी के नेताओं को, सांसदों को बहुत ज्यादा आशंकाएं होने लगती हैं कि अब नेहरू जी की मृत्यु के पश्चात क्या हमारा देश अब टूटने वाला है, क्या अब देश में सैनिक शासन आ जाएगा, क्या अब जो हमने बहुत सारे सालों तक जो लोकतंत्र के लिए लड़ाइयां लड़ी थी वो बेकार हो जाएंगी, क्या लोकतंत्र अब यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ऐसी बहुत सी आशंकाएं इनकी मृत्यु के पश्चात आने लगी। अब धीरे धीरे करके इन आशंकाओं को मिटाया गया। कैसे? नेहरू जी की मृत्यु के पश्चात कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे के कामराज। तो के कामराज ने क्या किया कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एवं जो सांसद थे
उनके साथ में एक मीटिंग फिक्स की और कहा कि देखो अब हमें क्या करना चाहिए, एक नए प्रधानमंत्री को नियुक्त करना चाहिए। तो इन सभी ने निर्णय लिया, सलाह मशवरा किया। तो निर्णय ये आया कि लाल बहादुर शास्त्री जी को देश के नए प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर केवल लाल बहादुर शास्त्री जी को ही क्यों चुना गया, क्योंकि इसके देखो वैसे किताब में नहीं बताया गया, लेकिन लॉजिक हम थोड़ा सा लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो लाल बहादुर जो शास्त्री थे, ये ऑलरेडी एक रेल मंत्री के पद पर ऑलरेडी कार्य कर चुके थे। साथ ही नेहरू जी के मंत्रिमंडल में कई सालों तक ये मंत्री भी रहे थे। ठीक है, तो और भी एक दो कारण हो सकते हैं, बस ये मैंने लॉजिक बताया है आपको कि हो सकता है कि इसलिए चुना गया। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई। तो जब ये निर्णय ले लिया कि हाँ भाई लाल बहादुर शास्त्री जी को हम चुनेंगे और उसके बाद ये प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी और इनका कार्यकाल चलता है 1964 से 66 तक। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था, याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है इनके काल के संबंध में कि जब ये शासन कर रहे थे तो उस दौरान कौन सी बड़ी चुनौतियां थी। अब बच्चे कहेंगे सर जी 2 ही चुनौती थी, लेकिन यहाँ पे एक्यूरेट 3 चुनौतियां थी। कैसे? सबसे पहले चुनौती बच्चों ये थी कि भारत और चाइना का जो युद्ध होता है 1961, यानी कि वो तिब्बत समस्या वाला जो युद्ध होता है, उसकी वजह से भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में क्या होता है कि जो लोग होते हैं शरणार्थी के रूप में आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लेवल पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है देश की अर्थव्यवस्था पर, इसीलिए उससे उभरने की कोशिश की जा रही थी। दूसरी ये थी कि मानसून असफल हो गया। अब बच्चे कहेंगे सर जी मानसून असफलता का मतलब, देखो हमें पता है कि भारत की कृषि जो है 90% के आसपास मानसून पर निर्भर है, इसीलिए अगर मानसून आएगा तो कृषि अच्छी होगी, अर्थात मौसम वर्षा वगैरह सही होगी तो कृषि अच्छी होगी। लेकिन वर्षा मानसून वगैरह ये कुछ सही नहीं रहा, जिसकी वजह से कृषि अच्छी नहीं हुई, फसल अच्छी नहीं हुई और खाद्यान्न संकट आ गया, तो आर्थिक संकट हो गया। उसी दौरान जब यह सब कुछ चल ही रहा था तो 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया। वो जो गुजरात के कच्छ रण में सरकारी सीमा को लेकर जो विवाद था उसको लेके, ठीक है, तो 65 का युद्ध हो गया। इसकी वजह से भी भारत को सैनिक लेवल पर, आर्थिक लेवल पर भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो ये चुनौतियां रही थी। ठीक है, अब जब युद्ध होता है 1965 का, तो इसी को लेकर लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि हम एक समझौता करने के लिए तैयार हैं। तो 10 जनवरी 1966 को जब युद्ध समाप्त होने की कगार पे था, ठीक है, युद्ध समाप्त करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी और साथ ही पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति थे मोहम्मद अयूब खान, ठीक है, मोहम्मद अयूब खान, इनसे बातचीत की और फिर इन्होंने साइन की। ठीक है, लेकिन अभी तक भी बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी स्टोरीज वगैरह हैं, जिसमें एक एक्यूरेट रीजन इस बात का नहीं पता चला है कि आखिर कैसे ताशकंद समझौते के दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। आज तक ये मिस्ट्री है, पूरी तरीके से 100% किसी को भी नहीं पता। अब देखो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ताशकंद की वर्तमान स्थिति क्या है। ठीक है, वर्तमान स्थिति क्या है? तो भूतपूर्व यानी कि जब यूएसएसआर था, सोवियत संघ में एक क्षेत्र था, गणराज्य था उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये उसकी राजधानी है वर्तमान, सिंपल सा इतना याद। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री जी के काल की चुनौतियां ये रही थी और इनका जो परिचय है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। कंप्लीट पहला पॉइंट। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है इंदिरा गांधी जी के बारे में। शुरुआत इस तरीके से करेंगे कि जब शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है तो राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में 2 लोग टक्कर में आ जाते हैं। कौन से? एक होते हैं मोरारजी देसाई और एक होते हैं इंदिरा गांधी जी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी बेसिकली नेहरू जी की बेटी थी, इसीलिए जब गुप्त मतदान किया जाता है, ठीक है, तो इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुन लिया जाता है और वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। बेसिकली मोरारजी देसाई थे कौन? तो मोरारजी देसाई बंबई प्रांत, यानी कि वर्तमान में बंबई जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात का आधे से ज्यादा हिस्सा है और महाराष्ट्र तो पूरा है ही है। ठीक है, तो बंबई प्रांत के ये मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री पद पर भी ऑलरेडी रह चुके। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी मोरारजी देसाई के बारे में, बस याद रखना कहां से थे, बंबई प्रांत के थे और वहां पे मुख्यमंत्री ऑलरेडी रह चुके थे, ये चीज। अब बात करेंगे इंदिरा गांधी जी के बारे में। तो इंदिरा गांधी जी बेसिकली जवाहरलाल नेहरू जी की पुत्री थी, जिनका जन्म 1917 में हुआ था और 31 अक्टूबर 1984 को इनकी हत्या कर दी गई थी। और जब इसी वजह से जब 1984 के वो आम चुनाव होते हैं तब इनको बहुत ज्यादा मतलब जो एक नए प्रधानमंत्री बनते हैं कांग्रेस के, शायद राजीव गांधी है, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा इनकी वो मिलती है बेसिकली सहानुभूति और वो जीत जाते थे।
जीत जाते हैं, ठीक है। बस ये आपको जन्म मृत्यु वगैरह का याद रखना है। तो 1966 से 1977 तक और फिर 1980 से 84 तक भारत में ही प्रधानमंत्री रही थी, अर्थात अराउंड हम कह सकते हैं कि तकरीबन 4 से 5 बार ये सरकार में प्रधानमंत्री रही हैं, ठीक है। 1958 में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1964 से 66 में शास्त्री जी का जो मंत्रिमंडल था, जब शास्त्री जी रहे थे, ठीक है, उस समय ये केंद्रीय मंत्री पद पर कार्य कर रही थी। 1967, 71, 80 इनके आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी को अपने नेतृत्व में विजयी बनाया, ठीक है। और इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। 1971 का जब युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान का, और जो बांग्लादेश नया देश बनता है, उस युद्ध को जीता गया, तो उसका श्रेय भी नहीं कोई जाता है। प्रीवी पक्ष की समाप्ति की गई, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, आणविक परीक्षण, पर्यावरण संरक्षण के कदम, बहुत सारे कदम इंदिरा गांधी जी ने उठाए थे अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ कहानी है इंदिरा गांधी जी की। देखो पहले आपको करना क्या है, मैं एक छोटा सा आपको एक हिंट देता हूं कि आप क्या कीजिए, ये 2 पॉइंट याद कर लिए, ठीक। उसके बाद एक ये याद कर लीजिए एंड, और बाकी के ये 3 पॉइंट याद कर लीजिए, ठीक है। बाकी आप चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन हाँ अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया तब क्या करोगे, इंपॉर्टेंट जो है सारे ही हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि आप जिसमें मैंने अंडरलाइन किया उससे आप जरूर याद करो, कुछ करो या ना करो, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जी के बारे में जब ये ऐड होती है कांग्रेस में, तब की ये बात थी, शुरुआती दौर, ठीक है। अभी तक मैंने आपको जो भी समझाया है, इस संबंध में आपका कोई भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ये हमारी आईडी है। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके जरूर ज्वाइन करें। डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह मिलती रहती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, इंदिरा गांधी जी की एंट्री हो गई किसमें, चुनावों में। अब चुनाव होने वाले हैं 1967 के। तो इन चुनावों से पहले बहुत सारे बदलाव भारत में देखे गए। कैसे कैसे बदलाव थे, सबसे बड़ा बदलाव था, देखो ये जो 67 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, इसी को हम कह सकते हैं 1960 के दशक को एक खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, ठीक है। ये चीज है यहाँ पे, तो देखेंगे। बेसिकली यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये है कि 2 प्रधानमंत्री की मृत्यु, ठीक है, जिसमें से जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु 1964 में हो गई थी और लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु 1966 में हो गई थी। तो देश ने अपने 2 बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों को खो दिया, सबसे पहला। दूसरा, जो नया प्रधानमंत्री बने, यानी कि इंदिरा गांधी जो नई प्रधानमंत्री बनी थी, ये इनको अभी उतना ज्यादा अनुभव नहीं था प्रधानमंत्री का, तो ये कम अनुभवी थी, इसलिए कार्य सही से नहीं हो पाए, ठीक है। 2 युद्धों के दौरान, फॉर एग्जांपल 1961 का भारत चाइना, 1965 का भारत पाकिस्तान जब युद्ध होता है, तो उसमें आर्थिक सामाजिक लेवल पर भारत को बहुत बड़ा धक्का लगता है, और सबसे बड़ी बात, सैन्य खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सुरक्षा का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक। अब ये सारी चीजें जब हो रही थी, तब देश में पड़ गया अकाल, यानी कि आर्थिक संकट। फॉर एग्जाम्पल मानसून की असफलता, वही मानसून नहीं आया तो फसल नहीं हुई, यानी कि मानसून नहीं आया तो व्यापक सूखा पड़ेगा, और जब सूखा पड़ेगा तो सिंपल सी बात है, खेती की जो पैदावार है वो कम हो जाएगी, गिरावट आएगी। और जब खेती में पैदावार नहीं होगी, कृषि नहीं होगी, खाद्यान्न उत्पन्न ही नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है भाई, खाने के लाले पड़ जाएंगे, खाने का संकट आ गया। और जब ये खाने का संकट आया, तब बेसिकली भारत में विदेशी मुद्रा के भंडार में कमी आई। क्यों आई, क्योंकि भारत को अपने देश से विदेशी मुद्रा को बाहर भेजना पड़ा खाना मंगाने के लिए, ठीक है। औद्योगिक उत्पादन बहुत कम हो गया, निर्यात में गिरावट, अर्थात जो भी कुछ बनाते थे वो खुद ही कंज्यूम करना पड़ा, बाहर तो भेजना ही बहुत दूर की बात हो गई, ठीक है। अब इस आर्थिक संकट की वजह से भारत का जो रुपया था उसका अवमूल्यन हो गया। अभी तक क्या कम था कि विदेशी मुद्रा सारी के सारी भारत से चली चली जा रही है, इसी बीच भारत के पैसे का, भारत के रुपए का अवमूल्यन, अवमूल्यन का मतलब होता है गिर जाना, और ज्यादा गिर जाना। देखिए कैसे, बेसिकली आर्थिक संकट की वजह से पहले 1 अमेरिकी डॉलर के बराबर भारत के 5 रुपए होते थे, अर्थात अगर मैं 1 डॉलर यहाँ पे कहता हूं, ठीक है, तो भारत का पैसा कितना होगा, रुपया कितना होगा, 5 रुपया, ठीक। लेकिन जब ये अकाल पड़ता है, यानी कि 67 के अराउंड के आसपास की बात हो रही है, हरित क्रांति वगैरह की जो बात हो रही है, उस समय ये 1 डॉलर 7 रुपए हो गया था। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कोई वस्तु आपको मिलती है $1000 की, ठीक है, इस अकाल से पहले $1000 की, तो मतलब कि भारतीय रुपए में कितनी हो गई, $5000 की, मतलब 5000 बेसिकली इंडियन करेंसी की, RS।
तो वही इस अकाल के पश्चात ये कितनी आपको मिलेगी, 7,000 रुपए की, ठीक है ना, 7,000 की। लेकिन आजकल तो 81-82 भी पहुंच जाता है ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो ये इस तरीके से पैसे का अवमूल्यन हुआ, और जब पैसे का अवमूल्यन होगा तो सिंपल सी बात है भाई, खाद्यान्न की कमी हुई, ठीक है, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ने लगी, बेरोजगारी हो गया, बंद और हड़ताल, मतलब कि जितने भी छोटे छोटे उद्योग वगैरह थे, फैक्ट्री वगैरह थे, इन्होंने क्या किया, फैक्ट्री को बंद कर दिया, सरकार के खिलाफ हड़तालें करना शुरू कर दी। और जब ये सब कुछ हो रहा था तो इसी दौरान इंदिरा गांधी जी ने और भी बहुत सारी यहाँ पे जो बदलाव थे उनको देखा और महसूस किया। फॉर एग्जाम्पल, साम्यवादी और समाजवाद पार्टी ने संघर्ष छेड़, अर्थात देखो ये तो क्या थे सारे आर्थिक लेवल पे, सामाजिक लेवल पे ये सारी चीजें थी। अब जो आ रही हैं वो राजनीतिक लेवल पे है। सबसे पहले तो एक साम्यवादी और समाजवाद पार्टी, इन्होंने संघर्ष छेड़ दिया। कैसा संघर्ष होगा, कुछ संघर्ष इतना बताया नहीं गया, लेकिन हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी की यहाँ पे बात की गई है कि कम्युनिस्ट पार्टी, जिसमें एम एम का मतलब होता है मार्क्सवादी, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इसने एक सशस्त्र कृषक विद्रोह छेड़ दिया। क्या छेड़ा, एक सशस्त्र, यानी कि एक बहुत बड़ा किसान विद्रोह इसने छेड़ दिया, ठीक है, क्योंकि जब सिंपल सी बात है, मानसून आया नहीं, आर्थिक संकट बढ़ गया है, महंगाई बढ़ रही है, खाद्यान्न है नहीं, कृषि अच्छी हुई नहीं, तो किसान तो विद्रोह करेगा ही, उसे भी तो खाना चाहिए आखिरकार। तो सरकार के खिलाफ उसने विद्रोह करना शुरू कर दिया। इस विद्रोह के बाद ये भी देखा गया कि हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे भी यहाँ पे होने लगे थे। तो ये सारे के सारे बदलाव थे जो कि इस दौरान देखे गए 1967 के चुनाव से पहले। और एक और सबसे बड़ा बदलाव देखा गया, गैर कांग्रेसवाद, ठीक है। अब गैर कांग्रेसवाद बेसिकली था क्या, नाम से पता चलता है, गैर कांग्रेसवाद यानी कि वे लोग जो कांग्रेस के विपक्षी थे, उसकी बात हो रही है। तो बेसिकली समाजवाद पार्टी के नेता, जिनका नाम था राम मनोहर लोहिया, इन्होंने कहा कि कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक है और गरीबों के खिलाफ है, और साथ ही कांग्रेस का जीतने का सबसे बड़ा कारण होता है कि उसकी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, उनके वोट जो है वो अलग अलग पार्टियों में बट जाते हैं। अगर जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां वो एक दल बनाकर इसके खिलाफ लड़ेंगी तो 100% ये चांसेस है कि कांग्रेस पार्टी को हराया जाता है। और जब 67 के चुनाव होते हैं और 71 के चुनाव होते हैं तो उसमें इस बात को देखा भी गया, ठीक है। अब समझते हैं अगले पॉइंट। ये तो आपको समझ में आ गया कि 1967 से पहले भारत में किन कैसे कैसे बदलाव हो चुके थे, या फिर 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, ठीक। आगे तो ये गैर कांग्रेसवाद के बारे में और राजनीतिक परिणाम के बारे में बात हो गई। अब आइए समझिए चौथे आम चुनाव जो हुए थे 1967 में, ठीक है, इसके क्या परिणाम थे, और ये भी पूछा जाएगा आपसे कि इन परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी जाती है इस तरीके से, ठीक है। चलिए देखिए, बेसिकली 1967 में यानी कि फरवरी में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव संपन्न होते हैं, चौथे, ठीक। इस चुनाव में कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर गहरा धक्का लगता है, यानी कि एक तो राष्ट्रीय लेवल पे और एक प्रांतीय स्तर, दोनों ही लेवल पे इसे बहुत ही ज्यादा अधिक चोट लगती है, बहुत ही ज्यादा गहरा धक्का लगता है, जो कि अभी तक इसको नहीं लगा था। क्या होता है भाई, ऐसा क्या हो गया जो गहरा धक्का लगे इसको? तो हुआ कुछ यूं कि जब चुनाव हुए तो कांग्रेस को जैसे तैसे लोकसभा में बहुमत तो मिल गया, लेकिन सीटें और वोटें बहुत ही कम मिले, जो कि आज तक का सबसे खराब रिकॉर्ड था। अर्थात अगर कांग्रेस की हम बात करें, उसे इससे पहले जितने भी चुनाव हुए उसमें बहुत ही अच्छी खासी वोट, अच्छा खासा सीट उसको मिली, लेकिन जब ये चुनाव हुए तो उसे बहुत ही कम, मतलब जितना नॉर्मल मिलता था, जितना ज्यादा उसको पहले मिलता था, उतना नहीं मिला। तो ये बहुत ज्यादा खराब रिकॉर्ड रहा। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे से ज्यादा मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव हार गए थे, ठीक है। अभी कई बच्चे कहेंगे सर जी कांग्रेस के दिग्गज नेता का क्या मतलब है, अभी आपको कुछ नाम बताऊंगा। दिग्गज यानी कि तो थोड़े से उसमें होते हैं ना कि मजबूत नेता, जिनकी चलती हो, जिनका क्षेत्र व्यापक हो, ठीक है, ऐसे नेताओं के भी मैं आपको नाम बताऊंगा। तो वो नेता चुनाव हार गए और जो मंत्री वगैरह थे वो भी चुनाव हार गए थे। कांग्रेस के हाथों से ये कह सकते हो आप तकरीबन 7 राज्य पूरी तरीके से निकल गए, और 2 राज्यों में, अन्य राज्यों में दल बदल के कारण यह पार्टी सरकार नहीं बना पाई। अर्थात 7 राज्य तो ऐसे थे जहां पर पूरी तरीके से कांग्रेस का सफाया हो गया, और 2 ऐसे थे जहां पे दल बदल की वजह से इसकी सरकार नहीं बनी। अब वो 9 राज्य थे कौन से भाई, तो एक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा,
मद्रास और केरल। मद्रास जिसे आज हम तमिलनाडु कहते हैं। तो ये 9 राज्य थे जहां पर इसकी कांग्रेस की सरकार पूरी तरीके से नहीं बनी। ठीक है, अब ये जो 2 राज्य थे इसमें से एक है सबसे पहला मद्रास प्रांत। तो मद्रास में गैर कांग्रेसी दल एक क्षेत्रीय पार्टी थी, इसका नाम था द्रविड़ मुनेत्र कषगम। इसको पूर्ण बहुमत मिला। बेसिकली इसकी कहानी कुछ इस तरीके की है कि वहां पे ना एक छात्रों का एक विद्रोह वगैरह चल रहा था, तो उसी का इसने क्या किया, नेतृत्व किया और छात्रों का समर्थन मिला, तो ये जीत गई थी पार्टी। यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कषगम का मद्रास में आने का सबसे बड़ा कारण यही था। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कांग्रेस का दिग्गज नेता जो कि आधे से ज्यादा और मंत्री ये सभी चुनाव हार गए थे। कौन से थे? फॉर एग्जांपल के कामराज थे, कहां से? तमिलनाडु थे। एस के पाटिल कहां से थे? महाराष्ट्र से। अतुल्य घोष कहां से थे? बंगाल से। और के बी साय कहां से थे? बिहार से। तो याद रखिएगा, इसमें से ज्यादा पता है आपसे क्या पूछा जाएगा? के कामराज से संबंधित राज्य का नाम बताओ, तो याद रखेंगे तमिलनाडु। ठीक है, के कामराज ने मिड डे मील का भी योजना वगैरह का शुरुआत किया था, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये कहानी थी इसके बारे में, सिंपल सिंपल सा पॉइंट। ठीक है, तो क्यों कहा जाता है भाई भूकंप की संज्ञा? क्योंकि कांग्रेस को बहुत ही बड़ा गहरा धक्का लगता है, उतनी वोट नहीं मिलते, बहुत कम वोट मिलते हैं, जो कि इसके लिए खराब स्थिति थी। इसके आधे से ज्यादा मंत्री कांग्रेस के दिग्गज नेता जो नाम मैंने आपको बताए, यह चुनाव हार जाते हैं। 9 राज्य इसके हाथों से बाहर निकल जाते हैं, जिसमें 7 में तो कांग्रेस का नामो निशान नहीं था और 2 में तो दल बदल की वजह से सरकार नहीं बना पाई। ठीक है, और मद्रास में तो गैर कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कषगम वो पूर्ण बहुमत उसने हासिल किया। तो इसी वजह से इसे भूकंप की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपको समझ में आ गया यहाँ पे अच्छे से। अच्छा, ये है परिणाम। अब इस संबंध में ये देखा गया कि जब ये चुनाव हुए तो इसमें कई जगह पे गठबंधन भी देखा गया। गठबंधन देखो, गठ प्लस में बंधन अर्थात जोड़ना, कई सारी पार्टियां जुड़ी। क्या मतलब है भाई इसका 1967 के चुनाव के संबंध में? मतलब ये है कि 1967 के विधानसभा के चुनावों में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। ठीक है, जो विधानसभा चुनाव हुए 1967 के, इसमें पूर्ण बहुमत नहीं मिला किसी को भी, किसी भी पार्टी को। इसीलिए यहाँ पे गठबंधन की परिघटना देखी गई, अर्थात गठबंधन नामक शब्द यहाँ पे सामने आया। तो हुआ कुछ यूं कि बहुत सारी पार्टियों ने मिलकर एक दल बनाया, जिस दल का नाम रखा संयुक्त विधायक दल। अब इस संयुक्त विधायक दल और गैर कांग्रेसी सरकारों का समर्थन दिया। ठीक है, और इन गठबंधन में अलग अलग विचारधाराओं के लोग शामिल हुए। दैट मीन्स कि देखो, सिंपल सी बात है कि 1967 में लोकसभा विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, इसमें किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो गठबंधन सामने आया। अब गठबंधन के संबंध में एक दल बनाया गया, संयुक्त विधायक दल। इस संयुक्त विधायक दल और गैर कांग्रेसी सरकारों को समर्थन दिया। ठीक है, और साथ ही गठबंधन में इसमें बहुत सारी अलग अलग विचारधारा के लोग शामिल थे। फॉर एग्जाम्पल बिहार में एसएसपी, पीएसपी, वामपंथी, दक्षिण पंथी, फिर वहीं ये जनसंघ हो गया। फिर पंजाब में पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, अकाली दल का संत ग्रुप और अकाली दल का मास्टर ग्रुप, सीपीआईएम एंड एसएसपी, रिपब्लिकन पार्टी एंड जनसंघ, यानी कि बहुत सारी, ये सभी के सभी बिहार में, यानी कि एक पर्टिकुलर राज्य में बहुत सारी पार्टियों ने मिलकर एक अपना विधायक दल बना लिया, संयुक्त विधायक दल बनाए। इस तरह ये गठबंधन की बात है, बेसिकली सिंपल सी छोटी सी। ठीक, अब इसी गठबंधन के संबंध में एक बहुत बड़ा जुमला आया था, आया राम और गया राम जुमला। तो आइए समझते हैं क्या मतलब है इसका। तो बेसिकली आया राम गया राम जुमला समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि दल बदल क्या होता है। दल बदल, एग्जाम्पल कोई एक व्यक्ति इस ए पार्टी में है और कोई एक व्यक्ति, मतलब ये एक दूसरी बी पार्टी। ठीक है, व्यक्ति का नाम है आर। ठीक है, व्यक्ति का नाम मैंने एक रख दिया। ओके, तो विधायकों के द्वारा तुरंत या फिर जल्दी जल्दी अपने पार्टी को बदलने के लिए भारतीय राजनीति में आयाराम गयाराम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आप समझिए दल बदल क्या है, कि जल्दी जल्दी अपने पार्टियों को बदलना, इसी को कहते हैं दल बदल। अब एक उदाहरण जब मैं आपको दूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि दल बदल आखिर है क्या। ठीक है, तो बेसिकली इसकी शुरुआत कुछ इस तरीके से देखी गई दल बदल की, कि 1967 के जब आम चुनाव होते हैं तो बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, और इन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर 3 राज्य इंपॉर्टेंट रहे इनके लिए, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इन्होंने यहाँ की पार्टियों को अपना समर्थन दिया और फिर वहां पे इन्होंने सरकार बनाने में उनकी मदद की। अब ये जो आयाराम गयाराम जुमला है, ये कुछ इस तरीके से प्रसिद्ध होता है कि 1967 के जब चुनाव हुए तो हरियाणा के एक विधायक थे जिनका नाम था
गयालाल। तो याद रखेंगे क्या नाम था हरियाणा के विधायक का नाम, गयालाल। तो बेसिकली गयालाल ने एक ही पखवाड़े में, एक पखवाड़े का मतलब होता है 24 आवर्स, ठीक है, जहां तक मुझे पता है 24 आवर्स ही होते हैं। तो इसने एक ही दिन में अपनी 3 पार्टियां बदली, ठीक है, एक ही दिन में 3 पार्टियां बदली। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले कांग्रेस को इसने छोड़ा और फिर ये पहुंच गया यूनाइटेड फ्रंट में, ठीक है। यूनाइटेड फ्रंट इसे अच्छा नहीं लगा, फिर ये वापस से कांग्रेस में लौट आया। वापस से जब कांग्रेस में आया तो इसने फिर से 9 घंटे के अंदर दोबारा से यूनाइटेड फ्रंट में ये चला गया, अर्थात कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट से कांग्रेस, फिर कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में चला गया 9 घंटे के बाद। तो ये जब पूरी प्रक्रिया हुई तब यहाँ पे कांग्रेस मतलब कि जब ये दोबारा से यूनाइटेड फ्रंट में चला गया, फिर इसने कहा कि मुझे नहीं, मुझे यूनाइटेड फ्रंट ना अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे वापस आना है, ठीक है। तो जब इसने मंशा जाहिर की वापस आने की, तब कांग्रेस के नेता जिनका नाम था राव वीरेंद्र सिंह, इन्होंने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने कहा कि गयालाल जो था वो अब गयाराम और आयाराम बन गया, अर्थात गया आया, गया आया, गया आया, ये कहानी इन्होंने कही। इसने राव वीरेंद्र सिंह ने। इसी को कहते हैं आयाराम गयाराम और इसी को कहते हैं दल बदल करना, यानी कि विधायकों के द्वारा तुरंत या फिर जल्दी जल्दी अपनी पार्टी को बदलना, जैसा कि इसने किया गयालाल ने। क्या? कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट, फिर वापस से कांग्रेस, फिर कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट और फिर वापस से मंशा जाहिर करना कि वापस से कांग्रेस में आना है। तो ये सारी चीजें थी आयाराम गयाराम जुमले के बाद, ठीक है। कई बच्चों को लग रहा होगा कि सर आप थोड़ा जल्दी बता रहे हो, देखो कम टाइम में ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा से उस चीज को रिप्ले कर लीजिए, ठीक है। आई एम श्योर कि आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये आयाराम गयाराम के बारे में पूरी कहानी हो गई और ये लाइक शेयर सब्सक्राइब, चलिए हाँ अब आगे समझते हैं अगले पार्ट को। तो अगला पार्ट यहाँ से कुछ ऐसे शुरू होता है कांग्रेस के विभाजन के संबंध, ठीक है। कांग्रेस का विभाजन यानी कि इंदिरा बनाम सिंडिकेट की हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए आपसे क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाएगा कि इंदिरा गांधी को असली चुनौती विपक्ष में नहीं थी, अर्थात इंदिरा गांधी के लिए असली चुनौती विपक्षी पार्टियों से नहीं थी, बल्कि उसके अंदर की जो पार्टी थी उसके भीतर एक सिंडिकेट से निपटना था। ये वही सिंडिकेट था जिसने इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना था, ठीक है। अर्थात सिंडिकेट सबसे पहले ये समझिए है क्या, तो कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का समूह है, जो कि मेन कांग्रेस, अभी तक ये विभाजन नहीं हुआ है तब तक मैं नहीं है, सिंपल सा। तो जो कांग्रेस है उसके ताकतवर और प्रभावशाली नेता का एक समूह था, तो उससे निपटना इंदिरा गांधी जी की सबसे बड़ी चुनौती थी। ये वही सिंडिकेट था जिसने इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनवाने में संसदीय दल के नेता के रूप में उसे चुना था। इसी की वजह से 1967 में इसे चुना गया था प्रधानमंत्री के रूप में। किसे? इंदिरा गांधी जी को। किसकी भूमिका से? सिंडिकेट की भूमिका से, ठीक है। सिंडिकेट के नेताओं ने इंदिरा गांधी जी को इसलिए चुना कि इंदिरा गांधी जी जो है इन्हें अभी पार्टी का उतना अनुभव वगैरह है नहीं, तो इंदिरा गांधी जी सिंपल सी बात है कि हमारे कहने पर ही चलेंगे, सलाह मशवरा हमसे ही लेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंदिरा गांधी जी ने अपना स्वयं खुद का एक मुकाम, खुद की एक पहचान बनाना उन्होंने शुरू कर दिया और जब ये शुरू किया तब सिंडिकेट को होने लगी, ठीक है, ईर्ष्या कि भाई हमने तो किसी और मकसद से इसे बनाया था, अब ये तो अपना कुछ और ही कर रही है। इन्होंने बहुत सारे काम किए, किसने? इंदिरा गांधी जी ने। फॉर एग्जांपल इन्होंने 1967 की मई में 10 सूत्रीय कार्यक्रम अपनाया। अब इस 10 सूत्रीय कार्यक्रम में कुछ बातें शामिल है, जैसे कि बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण स्थापित किया गया, आम बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया, शहरी संपदा और आय का परिसीमन किया गया, खाद्यान्न का सरकारी वितरण किया गया, भूमि सुधार तथा ग्रामीण गरीबों को आवासीय भूखंड देने का प्रावधान भी इस 10 सूत्रीय कार्यक्रम में किया गया। बेसिकली 10 सूत्रीय कार्यक्रम बैंकों के लिए, आम आदमी के लिए, शहरी के लिए, ग्रामीण लोगों के लिए, गरीबों के लिए, सभी के लिए था और इसी वजह से इनको और भी ज्यादा समर्थन फिर मिलने लगा इंदिरा गांधी जी को और धीरे धीरे करके इनकी पहचान बनने लगी, ठीक है। और जब सब कुछ ये चल ही रहा था, इसी दौरान हुआ कुछ यूं, देखो सिंपल सा देखो, सिंडिकेट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी जी को किस लिए रखा कि इनके माध्यम से हम सरकार चलाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंदिरा गांधी ने अपनी पहचान बनाने शुरू कर दी, तो इसलिए फूट पड़ने लगी धीरे धीरे करके। अब इसी फूट को चिंगारी मिली 1969 के राष्ट्रपति चुनाव से। बेसिकली सिंडिकेट के नेताओं ने ना
एक मौके के रूप में देखा इस चुनाव को। हुआ कुछ यूं कि 1969 में तत्कालीन राष्ट्रपति जिनका नाम था जाकिर हुसैन, इनके किन्हीं-किन्हीं कारणों की वजह से मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु होती है तो सिंपल सी बात है भाई, राष्ट्रपति का पद खाली हो गया और राष्ट्रपति पद खाली होते ही ये तय कर दिया जाता है कि कौन राष्ट्रपति बनेगा, यानी कि उसका चुनाव शुरू हो जाता है। ठीक है, तो सिंडिकेट के नेताओं ने इंदिरा गांधी जी के प्रतिद्वंदी थे जिनका नाम था नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, अब पता है कि सिंडिकेट ने इन्हें क्यों चुना, क्योंकि सिंडिकेट कांग्रेस में नीलम संजीवा रेड्डी इंदिरा गांधी जी के बहुत ही बड़े आलोचक थे। ठीक है, तो इसीलिए राष्ट्रपति पद के लिए इनको चुना गया, क्योंकि इंदिरा गांधी जी के कार्यों पर रोक लगाई जा सके और उनको पार्टी से निष्कासित किया जा सके। ठीक है, लेकिन इंदिरा गांधी जी इस स्थिति को भाप गई कि मेरे खिलाफ पार्टी में षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसीलिए उन्होंने नीलम संजीवा रेड्डी को अपना समर्थन नहीं दिया। क्योंकि देखो, जो पार्टी होती है उसका एक नियम होता है कि जो उसका नेता होगा, जो वरिष्ठ नेता होंगे, उसको उस पार्टी के नियम वगैरह मानने पड़ेंगे। ठीक है, और सभी को एक पार्टी है तो एक ही व्यक्ति को उसको मत वगैरह देने पड़ते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रपति पद के लिए उस समय जो वर्तमान उपराष्ट्रपति थे जिनका नाम था वीवी गिरी, ठीक है, वीवी गिरी, इनको अपना समर्थन दिया। और फिर नीलम संजीवा रेड्डी और वीवी गिरी के बीच में चुनाव का जब मतदान वगैरह होता है राष्ट्रपति के लिए, तो उस दौरान ये देखा गया कि वीवी गिरी विजयी हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो एक छोटा पॉइंट यहाँ पे ये है, एक होते हैं स्वतंत्र उम्मीदवार, एक होते हैं आधिकारिक उम्मीदवार। ठीक है, तो नीलम संजीवा रेड्डी बेसिकली आधिकारिक उम्मीदवार थी और स्वतंत्र उम्मीदवार थे वीवी गिरी जी। ठीक है, अब ये समझिए कि जब वीवी गिरी को इन्होंने समर्थन दिया तो पार्टी का नियम का तो भाई उल्लंघन हो गया कि एक पार्टी जो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लोग एक ही पर्टिकुलर व्यक्ति को अपना मत देंगे, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने इसका उल्लंघन किया। तो सिंडिकेट के नेताओं ने इंदिरा गांधी जी को क्या किया, पार्टी से निष्कासित कर दिया, निकाल दिया। ठीक है, और जब ये निकाला तो अब यहाँ पे फाइनली कांग्रेस का विभाजन हो गया। ठीक है, जिसमें दो कांग्रेस बन गई। एक पहली कांग्रेस बनी इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस, जिसे कहा गया कांग्रेस आर। ठीक है, कांग्रेस आर यानी कि रिक्विजनिस्ट। ठीक है, कांग्रेस आर यानी कि रिक्विजनिस्ट। और दूसरी कांग्रेस बनी सिंडिकेट की कांग्रेस ओ यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। क्या बनी? कांग्रेस ओ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से पूरी की पूरी जो कांग्रेस थी उसका यहाँ पे विभाजन इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत कैसे हुई? सिंडिकेट के नेताओं के षड्यंत्र की वजह से, और षड्यंत्र में एक बहुत बड़ी अहम चिंगारी का काम किया 1969 के राष्ट्रपति पद के चुनाव में। और इसके पश्चात कांग्रेस दो भागों में टूट गई, इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस आर और जो सिंडिकेट थी इनके कांग्रेस ओ बन गई। दो कांग्रेस बन गई यहाँ पे। ठीक है, अब जब ये दोनों कांग्रेस बढ़ जाती हैं, फिर अब यहाँ पे आ गया चुनावी मुकाबला, जो कि 1971 में फरवरी में होने वाला था। अभी देखो चुनाव हो नहीं रहे हैं, ये चुनाव होने से पहले की बात है। तो शुरुआत इस कुछ यूं होती है कि चुनावी मुकाबला जब होता है तो कांग्रेस आर के विपरीत लग रहा था, क्योंकि नई कांग्रेस काफी कमजोर थी। देखिए, अब मैं आपको एक चीज समझा देता हूं पहले। जब भी नई कांग्रेस की बात की जाएगी, नई कांग्रेस या फिर कांग्रेस आर की, तो याद रखें ये वो कांग्रेस है जो इंदिरा गांधी जी की। ठीक है, नई कांग्रेस और कांग्रेस आर इंदिरा गांधी जी। कांग्रेस ओ किसकी है? एक सेकेंड, हाँ, कांग्रेस आर किसकी है? बेसिकली सिंडिकेट की। ओके, याद रखेंगे इस चीज को। चुनावी मुकाबला जो जो होता है बेसिकली, इसमें कांग्रेस आर के विपरीत ऐसा लग रहा था। क्यों? क्योंकि ये काफी कमजोर थी। ठीक है, इसी को देखते हुए बहुत ही अन्य बड़े बड़े गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी जो पार्टियां थी, इन्होंने अपना एक चुनावी गठबंधन बनाया। ठीक है, एक तो कांग्रेस और आज चली रही है, उसके अलावा अलग गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने क्या किया, अपना एक गठबंधन बना लिया। इस गठबंधन को नाम दिया गया ग्रैंड अलायंस। अब इस ग्रैंड अलायंस में बहुत ही बड़ी बड़ी पार्टियां शामिल हुई। तो इसकी वजह से इंदिरा गांधी जी के लिए ये 1971 के चुनाव जीतना थोड़ा और ज्यादा मुश्किल हो गया। बहुत ही खतरनाक स्थिति इनके सामने आई, ऐसा इन्होंने देखा। ठीक है, एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल और अन्य पार्टियां एक ही साथ मिल गई। ठीक है, ताकि कांग्रेस के वर्चस्व को समाप्त किया जा सके।
नई कांग्रेस के पास एक मुद्दा था, नई कांग्रेस यानी कि इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस, इनके पास एक मुद्दा था, एक एजेंडा था, एक कार्यक्रम था, लेकिन ग्रैंड अलायंस या फिर कांग्रेस आर के पास में ऐसा, सॉरी कांग्रेस ओ के पास में ऐसा कुछ भी नहीं था। और इसीलिए इंदिरा गांधी जी पूरे देश में जब भी कहीं जाती थी, ठीक है, चुनाव के दौरान, रैली वगैरह के दौरान, तो हमेशा एक ही चीज कहती थी, जितने भी ये विपक्षी हैं, इनके जितने भी विपक्षी लोग हैं, जितने गठबंधन वाली पार्टियां हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल एक ही मुद्दा है, इंदिरा हटाओ मुद्दा। लेकिन हमारे पास, इंदिरा गांधी जी ने कहा, हमारे पास, हमारी पार्टी के पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, गरीबी हटाओ मुद्दा। और ये गरीबी हटाओ नारे की वजह से जब 1971 के चुनाव होते हैं, तो इंदिरा गांधी जी को जितने भी वंचित तबके लोग होते हैं, खास करके भूमिहीन किसान, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला और बेरोजगार नौजवान, इन्होंने इंदिरा गांधी जी को समर्थन दिया। किस वजह से? इस गरीबी हटाओ नारे की वजह से। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई, क्या कहानी है ये यहाँ पे। और उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ नारा दिया तो दिया, इसके अलावा और कुछ भी कार्य किए उन्होंने। फॉर एग्जाम्पल, सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि, अर्थात सार्वजनिक जो क्षेत्र है उसको और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की। भू स्वामित्व तथा शहरी संपदा का परिसीमन किया, अर्थात किसके पास कितनी भूमि हो सकती है, शहरी संपदा कितनी हो सकती है, उसका परिसीमन कर लिया। ठीक है, आय तथा रोजगार के अवसर तथा प्रीवी पक्ष की समाप्ति, अर्थात आय तथा रोजगार यानी कि आय के संबंध में, रोजगार के संबंध में सभी को बेहतर अवसर मिल सके, इसी के लिए, इसी के संबंध में और भी बहुत सारे इन्होंने कदम उठाए। तो देखा ये गया कि 1971 में जब चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी जी को इसका बहुत ज्यादा फायदा मिला। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि 1971 से चुनाव से पहले कैसी स्थिति रही थी? तो स्थिति कैसी थी? देखो, कांग्रेस आर, ऐसा लग रहा था कि नई कांग्रेस है तो बहुत ही कमजोर है, और इसी संबंध में फिर ग्रैंड अलायंस आ गया, बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां जुड़ गई, तो इंदिरा गांधी जी के लिए स्थिति, ये इसको जीतना बहुत ज्यादा कठिन हो गया। इस ग्रैंड अलायंस में बहुत सारी पार्टियां शामिल थी। ठीक है, नई कांग्रेस के पास में एक एजेंडा, एक मुद्दा, एक कार्यक्रम था, जो कि ग्रैंड अलायंस के पास नहीं था। इंदिरा गांधी जी जहां पे भी जाती यही कह दी, विपक्षी पार्टी के पास में केवल एक ही मुद्दा है, इंदिरा हटाओ, लेकिन हमारे पास एक अच्छा मुद्दा है, गरीबी हटाओ। और गरीबी हटाओ के अलावा भी इन्होंने और भी बहुत सारे कदम उठाए, जिसकी वजह से इनको अच्छा खासा समर्थन। अब आ जाते हैं भाई परिणामों पर। 1971 का जो चुनाव हुआ, ये एक नाटकीय चुनावी परिणाम रहा। ठीक है, जहां कांग्रेस आर और सीपीआई गठबंधन को इतने वोट या सीटें मिली जितनी पिछले आम चुनावों में नहीं मिली। देखो एक बार दोबारा से समझते हैं, कांग्रेस आर और सीपीआई गठबंधन, इसको इतने वोट मिले जितने कि इसको पहले नहीं मिले। ठीक है, इस गठबंधन को 375 सीटें यानी कि अराउंड 48.4, यानी कि ये कह सकते हो 49% वोट इसको मिले। ठीक है, किसको? इस गठबंधन को। अकेले इंदिरा गांधी जी की जो कांग्रेस थी, कांग्रेस आर, इसको 352 सीटें और 44% वोट प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये चुनावी परिणाम यहां तक हो गए। और साथ ही जो कांग्रेस यानी कि सिंडिकेट वाली जो कांग्रेस थी, इसे मात्र केवल और केवल 16 सीटें ही मिली। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, क्वेश्चन आपसे थोड़ा ऐसे पूछ लिया जाएगा कि 1900, देखो दोबारा समझ लो कि 1971 के चुनावों में इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस आर और सिंडिकेट की कांग्रेस ओ को जो वोट प्रतिशत मिला, या फिर ये कह लो कि 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी जी की पार्टी का जो परिणाम था वो काफी अच्छा रहा। क्यों रहा? तो जो अभी कारण हमने देखे थे, इन्होंने जो कार्य किए थे, वही कार्य आपको लिख देने। ठीक, महाजोट यानी कि जो ग्रैंड अलायंस था, इसको मात्र 40 से भी कम सीटें मिली। ठीक है, आप ग्रैंड अलायंस भूल जाओ, बस इतना याद रखो, महाजोट, इसको 40 सीटों से भी कम सीटें मिली। इन सभी के फलस्वरूप कांग्रेस आर ने अपना दबदबा, यानी कि असली कांग्रेस, मतलब पहले जो नई कांग्रेस थी इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस आर, वो अब एक तरीके से पूर्ण रूप से भारत पे राज करने के लिए तैयार थी। ठीक है, तो ये 1971 के चुनावी परिणाम नाटकीय रहे। अब धीरे धीरे करके यहाँ पे इंदिरा गांधी जी के बारे में कुछ उपलब्धियां आपको यहाँ पे समझा देते हैं। उपलब्धियां समझाने से पहले एक चीज और समझ लीजिए कि ये आपको टॉपिक दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। चुनावी मुकाबला 1971 का, नई कांग्रेस, कांग्रेस आर, जो कि बहुत ही कमजोर लग रही थी ऐसा मानना था। बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां आपस में मिलकर इसको हराने के लिए एक गठबंधन बना लिया, ग्रैंड अलायंस। ठीक है, इंदिरा गांधी जी की पार्टी के पास एक एजेंडा था, एक मुद्दा था, गरीबी हटाओ का।
लेकिन ग्रैंड अलायंस के पास में कोई मुद्दा नहीं था और जितनी विपक्षी पार्टियां थे उनके पास एक ही मुद्दा था कि इंदिरा हटाओ। गरीबी हटाओ नारे की वजह से देश के बहुत सारे युवक, महिला, निचले वर्ग, तबके वर्ग, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इन सभी ने इंदिरा गांधी जी का समर्थन दिया और भी अन्य कार्य किए थे जिसकी वजह से इनको समर्थन दिया गया। इसी वजह से जब 1971 के चुनाव होते हैं तो अकेले इंदिरा गांधी जी की पार्टी को 352 सीटें मिली और 44% तक वोट हासिल हुए। वहीं कांग्रेस की जो दूसरी पार्टी थी, कांग्रेस ओ, इसे इसका मुश्किल से 10% भी हिस्सा नहीं मिला, मात्र 16 सीटें मिली, यानी कि 5% आप मान सकते। ये कहानी थी यहाँ पे, ठीक। ये था। अब 1971 के जब चुनाव हो जाते उसके बाद इंदिरा गांधी जी की स्थिति क्या होती है, क्या देश में होता है, उन सारी चीजों को हम यहाँ पे समझते हैं। तो बेसिकली देखो, 1971 के लोकसभा चुनावों के पश्चात, तुरंत पश्चात ही बांग्लादेश संकट उठ खड़ा होता है। बांग्लादेश वो जो कहानी थी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, तो पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि आज का जो पाकिस्तान है वो सेना पूर्वी पाकिस्तान में आती है, जिसे आज का बांग्लादेश कहते हैं, वहां पे नरसंहार करती है। इसीलिए बांग्लादेश भारत से मदद मांगता है और भारत उसकी मदद भी करता है, जिसके चलते 1971 में भारत और पाकिस्तान यानी कि भारत और पश्चिमी पाकिस्तान का युद्ध होता है और पश्चिमी पाकिस्तान की सेना हार जाती है और फलस्वरूप बांग्लादेश यानी कि पूर्वी पाकिस्तान एक नया देश बन जाता है। इन सभी का श्रेय जाता है इंदिरा गांधी जी को। इसकी वजह से इंदिरा गांधी जी की लोकप्रियता नेशनल लेवल की बजाय इंटरनेशनल लेवल पर भी फैल गई, ठीक है, जिसमें उनकी लोकप्रियता में और चार चांद लगा दिए। इवन जितने विपक्ष के नेता थे, देखो जीतने का मजा तभी है जब आपके जो विपक्षी हैं वो भी आपकी प्रशंसा करने लगे, ठीक है। अपने लोग तो प्रशंसा करते ही रहते हैं, लेकिन जीतने का असली मजा तभी है जब आपके विरोधी भी आपकी प्रशंसा करने लगे। देखो बेसिकली क्या है, आप कुछ भी काम करो, ठीक है, अगर आपको खुशी मिल रही है बहुत अच्छी बात, लेकिन दूसरे को अगर उससे नुकसान हो रहा है तो ये तो अच्छा नहीं ना। लेकिन इंदिरा गांधी जी के संबंध में क्या था, उन्होंने ये जो बांग्लादेश संकट की कहानी जो थी, बांग्लादेश जो नया देश बना, इसकी वजह से इंदिरा गांधी जी की लोकप्रियता में और चांद चांद लग गए। वो लोग जो जो इंदिरा गांधी जी को बेसिकली क्या करना चाहते थे, छोड़ना चाहते थे पीछे, धकेलना चाहते थे राजनीति से बाहर, वो भी इनकी प्रशंसा करने लगे। 1972 में विधानसभा चुनाव हुए और फिर से कांग्रेस आज इन चुनावों में जीत गए। इंदिरा गांधी जी को गरीबों और वंचितों के एक रक्षक पार्टी कांग्रेस के रूप में देखा गया। इन्होंने कई कदम उठाए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये बहुत सारे कदम थे। फॉर एग्जांपल सार्वजनिक क्षेत्र को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की, भू स्वामित्व को और ज्यादा बढ़ाया, भू स्वामित्व और शहरी संपदा का परिसीमन किया, साथ ही आय रोजगार के अवसर लोगों को देने शुरू कर दिए और इन सभी के फलस्वरूप कांग्रेस आज ने अपना दबदबा पूरी तरीके से राजनीति में बना लिया, ठीक है। अब कई बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा डाउट और करेंगे कि सर जी वो जो कांग्रेस प्रणाली थी वो कैसे पुनर्स्थापित हुई थी, ये बता दीजिए। तो इसके बारे में आपका चैप्टर नंबर 6 जो है उसमें हम बात करेंगे, जो कि लोकतांत्रिक पुनर्स्थान है। तो उसके लिए एक स्पेशल अलग से वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आज का हमारा जो पॉइंट था बच्चों, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमारे इस चैप्टर के, नेहरू जी से शास्त्री, शास्त्री जी से इंदिरा गांधी, कांग्रेस का विभाजन, सिंडिकेट, राष्ट्रपति के चुनाव, 1967 से पहले के चुनाव के पहले क्या स्थिति थी, परिणाम क्या निकले, भूकंप की संज्ञा, 1971 का चुनावी मुकाबला, परिणाम और क्या उपलब्धियां रही, सारी की सारी चीजें यहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दी है। एंड आई होप जो पॉइंट भी मैंने आपको यहाँ पे समझाए हैं आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आ गए होंगे। बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि यदि आपको वाकई में वीडियो अच्छा लगा है तो जितना हो सके बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, फैला दीजिए जितने आपके क्लासमेट्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में, ताकि वो भी इस चैप्टर को मात्र 45 मिनट के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सके, ठीक है। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन डाउट होता है एग्जाम से रिलेटेड, विषय से रिलेटेड, तो आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे आप अपने क्वेश्चन वगैरह को पूछ सकते हैं। जैसे ही हमें टाइम मिलेगा हम आपको आपके सवाल का जवाब दे देंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे अपना फीडबैक जरूर देंगे कि यस सर आपने जो भी समझाया वो अच्छे से समझ में आ गया है या नहीं। और आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।